वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 323 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। देखिए, जो पहला टेस्ट होता है वो करंट अफेयर्स का ही होता है, तो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी अच्छे से इसका प्रिपरेशन करते रहिए। अब मान लीजिए आरोग्य सेतु पर ही लिखने आ जाए तो लिख तो सकते हो ना कम से कम, क्योंकि आपने पढ़ रखा है हर दिन थोड़ा बहुत। देखिए, मेंस में जो करंट अफेयर्स आती है यूपीएससी में, कोई अलग से छटकर नहीं आती। यही सब जो प्रश्न उससे प्रीलिम्स में बना लिए जाते हैं स्टेटमेंट बनाकर, और वही एक्सप्लेनेशन जो है अगर उसको अच्छे से पढ़ लोगे, लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसमें बहुत सारे बुलेट पॉइंट ऐसे हैं जो मेंस में आंसर राइटिंग में आपको मदद करेंगे वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर दिन इसको लगाते रहिए, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हो गई है 8 मई 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोविड-19 से विभिन्न देशों में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने किस महाअभियान की शुरुआत की है? वसुंधरा मिशन, माता के लाल मिशन, वंदे भारत मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका आंसर है वंदे भारत मिशन, ऑप्शन नंबर बी। तो लॉकडाउन के दौरान देश में जगह जगह फंसे मजदूरों को घर ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के बाद अब सरकार गुरुवार से विदेश में फंसे जो लाखों लोग हैं उनकी घर वापसी के लिए महाअभियान चलाने जा रही है। और पहले 7 दिनों में 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को स्पेशल फ़्लाइट से लाया जाएगा। और इस महाअभियान को जो नाम दिया गया है वो है वंदे भारत मिशन। जो समुद्र सेतु मिशन है उसको भी इसके अंडर ले लिया है इन्होंने। तो देखिए, इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में शामिल कर लिया गया है। मालदीव से 1,000 भारतीयों को लाने के लिए इंडियन नेवी ने मंगलवार को ही समुद्र सेतु अभियान लॉन्च कर दिया है। यानी सरकार भारतीयों की वापसी के लिए आकाश और जल के रास्ते बड़ा जो है अभियान चलाने जा रही है। अब देखिए, इन देशों में फंसे हैं सबसे ज़्यादा भारतीय लोग जिनको लाया जाएगा स्पेशल फ़्लाइट चलाकर। और इस फ़्लाइट्स का जो है किराया भी लिया जाएगा, लेकिन उस किराए को निर्धारित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति से अलग अलग लिया जाएगा। तो देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फ़िलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान में फंसे हैं भारतीय। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश देखो अपना किस मंत्रालय की पहल है? जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, पर्यटन मंत्रालय या फिर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय? तो देश देखो अपना जो है वो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की पहल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देश देखो अपना पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है जिसे 24 जनवरी 2020 को ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने माई गो मंच पर एक समारोह के दौरान लॉन्च किया था। पर्यटन मंत्रालय की यह पहल 15 अगस्त 2019 को लाल किले से की गई थी इसकी शुरुआत। और माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है ये, जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। और भारत में इसका उद्देश्य पर्यटनों की रुचि और पर्यटनों की रफ्तार को बढ़ावा देना है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिल सके। देखिए, बहुत से जो राज्य हैं उनका जो आमदनी का स्रोत है, उनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत है, ये पर्यटन ही होता है। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर। अब नॉर्थ ईस्ट भी जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, नॉर्थ ईस्ट की सरकार। अभी हाल ही में पेमा खांडू जी ने, ये बॉलीवुड स्टार को बुलाया जा रहा है वहाँ पर, कपिल शर्मा को बुलाया था उधर, ताकि उनका जो है पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो राहुल साकरत्यान ने भी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में लिखा है कि सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो घुमक्कड़ बनिए। चलिए स्टार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में सही है? तो स्टेटमेंट है यहाँ पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कुल 12 पैरामीटर पर मृदा की जांच होती है और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं। 2 वर्ष के अंतराल में जारी किए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जारी किए जाते हैं? देखिए, 2 वर्ष के अंतराल में जारी किए जाते हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम और उसकी उर्वरता
योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। प्रावधान क्या है इसके? मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा कृषि लागत को कम करने हेतु किसानों की सहायता के लिए उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। उर्वरक प्रक्रिया में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए देश के सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। क्षमता निर्माण, कृषि छात्रों की भागीदारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ प्रभावी लिंक के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के कवरेज को सुदृढ़ करना। नंबर 4 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM के संदर्भ में सही है। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। क्या? बिल्कुल, तीनों के तीनों यहाँ पर कथन जो है करेक्ट हैं, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, माइग्रेशन के संदर्भ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM अंतर सरकारी संस्था जो है एक शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा लोगों के विस्थापन से जुड़ी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की गई है? किसने जारी की है लॉस्ट एट होम रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नहीं किया है, ILO ने किया है या यूनिसेफ ने किया है? तो यूनिसेफ ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो संयुक्त राष्ट्र की लॉस्ट एट होम रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के चलते 50 लाख से ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। इस अवधि के दौरान विश्व में आंतरिक रूप से हुए नए विस्थापनों की यह सबसे बड़ी संख्या थी। भारत के बाद फिलीपींस, बांग्लादेश, चीन में विस्थापितों की संख्या सबसे अधिक थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में करीब 3.3 करोड़ नए विस्थापन रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 2.5 करोड़ विस्थापन प्राकृतिक आपदा के कारण और 85 लाख विस्थापन संघर्ष एवं हिंसा की वजह से थे। तो रिपोर्ट ये समाचारों की सुर्खियों में है। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट कौन जारी करता है इसको? यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्चा में रहने वाला आरोग्य सेतु किन संस्थानों की संयुक्त पहल है? किन संस्थानों की संयुक्त पहल है ये? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है क्या, नीति आयोग की है, या फिर NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, या इन तीनों की है? ऑप्शन देख के बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, इसमें IT मिनिस्ट्री भी है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है, नीति आयोग भी है, इसमें NIC भी है, सभी के सभी हैं, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो यह भारत सरकार का प्रौद्योगिकी आविष्कार है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी हमारे वैज्ञानिकों, NIC मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नीति आयोग और कुछ निजी संस्थानों का जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, इन सबका मंच है ये। और सबके फ़ोन में आजकल इंस्टॉल भी होगा, आपको पता ही होगा आरोग्य सेतु। और चर्चा में है क्योंकि अभी ये विवाद में भी था। अपोजिशन ने इस पर डेटा लीक करने का जो है आरोप लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है कि पूरी तरह से सेफ़ है ये। जो भी ये परमिशन मांगता है आपके फ़ोन के अंदर, उसका डेटा गवर्नमेंट के पटल तक रहता है, वहाँ से लीकेज विकेज नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चर्चा में रहे आयुष मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं? देखिए, आयुर्वेद तो होगा ही होगा इसमें, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सोवा रिगपा। आयुष मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं? बिल्कुल, आयुर्वेद भी है, योग और चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, यूनानी भी है, सोवा रिगपा भी है, तो सभी हैं, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो उपरोक्त सभी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं इसमें। आयुर्वेद हो गया, जैसे योग हो गया, और प्राकृतिक चिकित्सा हो गई, यूनानी, सिद्ध हो गया, सोवा रिगपा और होम्योपैथी भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने COP21 में किस वर्ष तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, 2020 तो ख़त्म होने वाला, देखा जाए तो आधे आ गए ना।
तो 22 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, ये 2030 तक है। तो इसको याद रखिएगा। भारत सरकार ने COP21 में जो है 2005 के मुकाबले 2030 तक 33 से 35% तक इसको उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखा है। सीधे सीधे याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में कौन सा सही है? इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को और यह सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है। यह पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा इसके रखरखाव का कार्य करता है। कौन सा करेक्ट है इनमें से? क्यों पूछा गया है प्रश्न? क्योंकि आज है 8 मई, कल थी 7 मई और इसका स्थापना दिवस था। पहला वाला करेक्ट है। तीसरा भी करेक्ट है। ये पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं इसके रखरखाव का कार्य जो है वो करता है। ये सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, सीमा सड़क संगठन, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो केवल 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए हाल ही में 7 मई 2020 को सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी और ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है, न कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक आवश्यकताएं पूरी की जाएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है ये, याद रखिएगा इसको, रक्षा मंत्रालय। अब देखिए उल्लेखनीय है कि आज़ादी के पश्चात के शुरुआती वर्षों में भारत के सामने लगभग 1500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा की सुरक्षा तथा अपर्याप्त सड़क साधन वाले उत्तर व उत्तर पूर्व के आर्थिक रूप से पिछड़े सुदूरवर्ती इलाकों को भविष्य में उन्नत व विकसित करने का दायित्व था और BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस दायित्व को पूरा करने के लिए काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है। हाल ही में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, मतलब लोक लेखा समिति पर। क्यों पूछा गया है प्रश्न? क्योंकि करंट अफेयर्स में है, न्यूज़ में है, क्योंकि किसी न किसी को जो है इस कांग्रेस समिति का भी अध्यक्ष चुना गया है और बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी को ही चुना गया। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को शामिल किया जाता है, ये भी सही है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं किसके? राज्यसभा के। तो करेक्ट है ये वाला तीसरा स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है और बिल्कुल पहला भी करेक्ट है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं इसको, उसका अध्यक्ष चुना गया है उनको। परंपरा के तौर पर संसद की इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर विपक्ष के नेता को ही चुना जाता है और समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। देखा जाए तो 1 साल हो रहा है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा अथवा जांच करने वाली समिति है। इस जांच का आधार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट पर होता है। अब देखिए इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार कब किया गया था? 1921 में, और इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के ही सदस्यों को शामिल किया जाता है। 15 + 7, 15 लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। और एक समिति है प्राक्कलन समिति, उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य जो है किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। अच्छा, लोक लेखा समिति के ऊपर UPSC प्रश्न कर चुकी है 2014 में और प्राक्कलन समिति के ऊपर भी कर चुकी है 17 या फिर 16 में। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।